यार अब तो LLB का फाइनल ईयर भी कंप्लीट होने को आया और मैंने अभी ये नहीं डिसाइड किया कि आगे क्या करना है। एक तरफ सोचता हूँ कि जुडिशरी की कोचिंग ज्वाइन कर लूँ या फिर किसी सीनियर लॉयर के अंडर जूनियरशिप स्टार्ट कर लूँ। हे भगवान, क्या LLB के बाद सिर्फ यही 2 करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज रजनीश यादव और आज हम इस वीडियो में LLB के बाद के टॉप 7 ग्रोइंग और इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद असिस्टेंट लीगल एडवाइजर एट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी इंडिया की टॉप PSUs में हर साल लॉ ग्रेजुएट्स के लिए असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की पोस्ट पर वैकेंसीज आती हैं। इन PSUs में इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन क्लैट PG एग्जाम के बेसिस पे होता है। आपको बता दूं कि क्लैट PG एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसे हर साल कंसोर्टियम ऑफ NLUs कंडक्ट कराता है और कुछ PSUs में अप्लाई करने के लिए LLB में मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ द सेकेंड वन इज लॉ ऑफिसर एट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बैंक्स में बैंक PO के अलावा दूसरी कैटेगरीज के ऑफिसर सिलेक्शन के लिए बैंक SO नाम का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन लॉ ऑफिसर की पोस्ट पे अपॉइंट करता है। IBPS SO का नोटिफिकेशन हर साल नवंबर मंथ में आता है। बैंक SO का एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन तीनों स्टेजेस को क्लियर करने वाला कैंडिडेट एज अ स्पेशल लॉ ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट पर अपॉइंट होता है। इसी तरह SBI, SIDBI और नाबार्ड अपने लॉ ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट वन इज जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल। ये करियर काफ़ी अपीलिंग तो है लेकिन इतना पॉपुलर नहीं, शायद इसीलिए काफ़ी कम स्टूडेंट्स को इसकी इंफॉर्मेशन होती है। जैग एक डायरेक्ट एंट्री है जिसके थ्रू आप एज एन एडवोकेट इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। जैग एंट्री में कैंडिडेट का सिलेक्शन डायरेक्ट SSB इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। यहाँ पर कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। जैग एंट्री का नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है। इसमें लॉ ग्रेजुएट्स के साथ ही LLB फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज आर्बिट्रेटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोर्ट प्रोसीजर्स कितने टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली और स्ट्रेसफुल होते हैं। इन डिफिकल्टीज से बचने के लिए पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज मेंशन कर देती हैं, यानी कि जब इन पार्टीज में कभी कोई डिस्प्यूट रेज होगा तो ये डायरेक्ट कोर्ट ना जा करके आर्बिट्रेटर के थ्रू अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। इन दिनों ये काफ़ी इमर्जिंग करियर है। इंडिया में MNCs के बढ़ने के साथ ही आर्बिट्रेटर की भी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। नाउ द नेक्स्ट इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आपने BPO के बारे में तो काफ़ी सुना होगा, वैसे ही LPO यानी लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। US, UK जैसी कंट्रीज की बड़ी बड़ी लीगल कंपनीज और लॉ फर्म अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए अपना काफ़ी काम दूसरी कंट्रीज में आउटसोर्स कर देती हैं। इंडिया इन कंट्रीज की पहली पसंद है क्योंकि इंडिया का लॉ कॉमन इंग्लिश लॉ पर बेस है और यहाँ की वर्क एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही इंडिया का लेबर कॉस्ट भी बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। द सिक्स्थ वन इज लीगल जर्नलिज्म। इंडिया में आए दिनों कई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और लीडिंग केसेस डिसाइड होते हैं। आम जनता को लीगली अवेयर करने के लिए लॉ की समझ होना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए कई मीडिया हाउसेस लॉ ग्रेजुएट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसके अलावा वो पब्लिकेशन हाउस जो मंथली और वीकली लॉ जर्नल्स पब्लिश करते हैं, आप उनके साथ जुड़कर या फिर एज अ फ्रीलांसर अपनी नॉलेज और स्किल्स के थ्रू डेमोक्रेसी के इस 4th पिलर को सर्व कर सकते हैं। द 7th वन इज एकेडमिया। टीचिंग जैसे नोबल प्रोफेशन के थ्रू आप नेशन और जनरेशन बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। LLB के बाद LLM करके आप कई इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना है तो उसके लिए LLM के बाद UGC द्वारा कंडक्ट NET एग्जाम को क्लियर करके आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप खुद का भी कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको करियर डिसाइड करने में थोड़ी हेल्प हुई होगी। इनमें से किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू।